ज्योति सिंह गौर। आज कक्षा 12वीं, विषय अर्थशास्त्र, इकाई 4। इकाई 4 में है हमारा बाजार के प्रकार एवं मूल्य निर्धारण। इस इकाई के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आज मैं प्रस्तुत हूँ। आप मेरे साथ जरूर नोट्स बना लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे सारे नोट्स की पीडीएफ मैंने दे दिया है। आप परीक्षा के हिसाब से अभी ही समझने के साथ साथ नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि परीक्षा के दिन आपको वही काम आएगा। आपके पास उतना समय नहीं रहेगा कि आप वीडियो देख सकें, पुस्तक पढ़ सकें, तो सबसे अच्छा विकल्प है कि आप अपने नोट्स को पूरा कर लीजिए। इकाई 4 में जो हमारे अंक आने वाले हैं, आवंटित अंक है वो है 7। यानी ये अंकों के दृष्टिकोण से छोटी इकाई है, परंतु बहुत सरल इकाई है। इससे 1 अंक के 2 प्रश्न आने वाले हैं। इसका तात्पर्य है कि हमारे 2 वस्तुनिष्ठ इस इकाई से पूछे जाएंगे और हमको 2 प्रश्नों के विकल्प मिलेंगे जो 5 अंक के रहेंगे। हमको उन दोनों प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न को हल करना पड़ेगा। हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहला है, निम्न में से बाजार का कौन सा स्वरूप कीमत निर्धारक होता है। कीमत निर्धारक हमको बताना है, ऐसा कौन सा बाजार का प्रकार है जो कीमत निर्धारक होता है। इसमें विकल्प हैं एकाधिकार, अल्पाधिकार, पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता। एक एकाधिकारी कीमत निर्धारक होता है। यदि एकाधिकारी जो होता है वो कीमत निर्धारक होता है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि वो अपनी वस्तु की जो भी कीमत चाहे निर्धारित कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि वो अकेला विक्रेता होता, उसके प्रतियोगी कोई नहीं होते। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा एकाधिकार। क्यों होता है कीमत निर्धारक? क्योंकि इसका कंपटीशन किसी से नहीं होता। ये जिस कीमत पर चाहता है उस कीमत पर वस्तु को बेचता है। दूसरा हमारा है, पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रय लागतें होती हैं। इसका जो हमको विकल्प दिया है, बहुत अधिक, बहुत कम, ना के बराबर और शून्य। बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता में किसी वस्तु की एक कीमत प्रचलित होने के लिए आवश्यक है कि उपभोक्ता विक्रेता से किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए कोई अतिरिक्त लागत खर्च नहीं करना पड़ता पूर्ण प्रतियोगिता में। तो पूर्ण प्रतियोगिता में ऐसा माना जाता है कि विक्रय की लागतें नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि यहाँ बहुत सारे क्रेता होते हैं और बहुत सारे विक्रेता होते हैं। तो सही उत्तर है ना के बराबर। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या। पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता और विक्रेता की संख्या कैसे होती है? पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में पूर्ण प्रतियोगिता होती ही तब है जब किसी वस्तु के बहुत सारे विक्रेता होते हैं और बहुत सारे क्रेता होते हैं। तो संख्या कैसी होगी? बहुत अधिक। बहुत अधिक संख्या में क्रेता और विक्रेता होंगे, ऐसी प्रतियोगिता को हम पूर्ण प्रतियोगिता कहते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म खालिस्तान कीमत फर्म होती है। देखिए प्रश्न यहाँ बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म कीमत खालिस्तान फर्म होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है? किसी वस्तु को बेचने वाले विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है। वे किसी एक फर्म की पूर्ति में वृद्धि या कमी से कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः यहाँ अकेली फर्म कीमत को बिल्कुल प्रभावित नहीं करती। इसीलिए कहा जाता है कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म कीमत स्वीकारक होती है। कैसी होती है? कीमत स्वीकारक। इसको हम अन्य शब्दों में कह सकते हैं, उसे बाजार में प्रचलित कीमत पर अपना उत्पादन बेचना पड़ता है। यानी एकाधिकार, पूर्ण एकाधिकार में एक फर्म कीमत का निर्धारण नहीं कर सकती। उसको किस पे निर्भर रहना पड़ता है? बाजार की प्रतियोगिता में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे क्रेता होते हैं और बहुत सारे विक्रेता होते हैं। तो एक फर्म की कीमत कैसी होगी? कीमत स्वीकारक। सत्य असत्य बताइए। पहला है, पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में बाजार में कोई प्रतियोगिता नहीं पाई जाती। देखिए उत्तर यहीं दिया हुआ है। पूर्ण प्रतियोगिता क्या कह रहा? पूर्ण प्रतियोगिता, ऐसी प्रतियोगिता जहां पूरी प्रतियोगिता हो रही है। ऐसी स्थिति में बाजार में कोई प्रतियोगिता नहीं पाई जाती। दोनों
सेंटेंस दोनों वर्ड आपस में कैसे हैं? विरोधी हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में तो प्रतियोगिता पाई जाएगी ना, और ये क्या बोल रहा, कोई प्रतियोगिता नहीं पाई जाती। इसका मतलब है ये स्टेटमेंट गलत है। अगला है पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादक अलग अलग क्रेताओं से अलग अलग कीमत ले सकते हैं। क्या ऐसा होता है? नहीं हो सकता। क्रेता और विक्रेता को बाजार में प्रचलित कीमत की पूरी पूरी जानकारी होती है। क्रेता को इस बात का पूर्ण ज्ञान होता है कि कौन सा विक्रेता किस कीमत पर वस्तु को बेच रहा है। इसीलिए पूरे बाजार में, पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में एक कीमत पाई जाती है। तो क्या ऐसे में अलग अलग क्रेता से अलग अलग हम कीमत हो सकती है? ये स्टेटमेंट भी कैसा है? गलत है। अगला है हमारा सही जोड़ी बनाइए। पहला है हमारा फर्म का साम्य। फर्म का साम्य, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म की साम्य क्या होगी? ए आर बराबर एम आर, यानी औसत आगम सीमांत आगम के बराबर होगी। पूर्ण प्रतियोगिता में जो साम्य की स्थिति होती है उसमें क्या होता है? औसत आगत बराबर औसत सीमांत आगम। तो फर्म का साम का सही उत्तर कौन सा होगा? दूसरा। सोना कैसा है? सोने का बाजार कैसा होता है? ये होता है अंतरराष्ट्रीय बाजार, क्योंकि सोने को दुनिया के किसी भी देश में बेच सकते हैं और खरीद सकते हैं। तीसरा हमारा प्रश्न है दूध। दूध कैसा बाजार होगा? स्थानीय बाजार होगा, क्योंकि अल्पकालीन वस्तु है, जल्दी खराब हो जाती है, तो इसका बाजार कैसा होगा? स्थानीय बाजार। और कपड़े का जो सही उत्तर है वो है हमारा राष्ट्रीय बाजार। आपकी दादी यदि आपके पड़ोस में कोई एक फल वाला है या आपके शहर में केवल एक फल वाला बेच रहा है फल, आपकी दादी यदि फल लेने गई हैं तो इसकी कीमत कैसी होगी? यदि केवल एक है या एक दो हैं, और यदि आपके पापा आपके पास के शहर जा रहे हैं और उस शहर में बहुत बड़ी फल मंडी है, यहाँ के सब्जियों के और फल के भाव कैसे होंगे? बहुत अलग होंगे। अब आप इमेजिन करिए कि जब एक फल वाला है या दो तीन फल वाले हैं, उनकी कीमत कैसी है? अलग है। और यदि जहां बड़ी फल मंडी है, जहां हर प्रकार के फल बिक रहे हैं और बहुत सारे विक्रेता हैं और खरीदने वाले भी बहुत सारे हैं, यहाँ फल के भाव कैसे होते हैं? कम होते हैं। तो हम इसी से संबंधित अगला प्रश्न पढ़ने वाले हैं, पूर्ण प्रतियोगिता। हमारा इस पाठ से एक दीर्घोत्तरीय प्रश्न हमको हल करना है, वो भी 5 अंक का है, यानी ये प्रश्न का उत्तर कैसा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। पहला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, पूर्ण प्रतियोगिता को विस्तार से समझाइए। देखिए, पहले तो आप यहाँ पे ही वर्ड देख लीजिए, पूर्ण यानी पूरा, परफेक्ट। प्रतियोगिता यानी, प्रतियोगिता का मतलब आप बचपन से जानते हो, कंपटीशन। कंपटीशन क्लास में भी प्रतियोगिता होती है, मार्क्स की प्रतियोगिता होती है, खेल की प्रतियोगिता होती है, जिसमें बहुत सारे लोग भाग लेते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता यानी जब बहुत सारे लोगों के बीच कंपटीशन हो, पूरी तरह से कंपटीशन हो, वो कहलाएगा हमारा पूर्ण प्रतियोगिता। हमारा दूसरा प्रश्न भी दिया हुआ है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या है? इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। देखिए, दोनों प्रश्न एक ही प्रश्न है लगभग। ये बोल रहा है कि विस्तार से समझाइए, और ये दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। तो हम इन दोनों प्रश्नों का जो उत्तर है वो एक साथ याद कर लें, जिससे कि हम दोनों प्रश्नों का उत्तर दे सकें। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या है। इस प्रश्न में भी आपको पहले यही लिखना पड़ेगा कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या है। पूर्ण प्रतियोगिता से अभिप्राय बाजार की उस स्थिति से है जिसमें किसी वस्तु विशेष के अनेक क्रेता और विक्रेता होते हैं। अनेक क्रेता और विक्रेता यानी बहुत सारे क्रेता और विक्रेता होते हैं, और उस वस्तु का क्रय विक्रय स्वतंत्रता पूर्वक करते हैं। स्वतंत्रता पूर्वक मतलब इनमें कोई प्रतिबंध नहीं होता, कोई भी वस्तु बेच सकता है। कोई एक क्रेता अथवा विक्रेता वस्तु के मूल्य को प्रभावित करने में असमर्थ रहता है। यदि 20 फल बेचने वाले हैं और एक फल वाला यदि चाहे कि वो महंगा बेच ले, तो क्या ऐसा होगा? यहाँ पर केला मिल रहा है 30 रुपए दर्जन और ये अकेला 50 रुपए बेच रहा है, तो क्या केला उसका बिकेगा? नहीं बिकेगा। हर कोई दूसरे केले वालों के पास चले जाएंगे। तो एक अकेला विक्रेता यहाँ पर कीमत को प्रभावित नहीं करता।
या हम इसको दूसरी परिभाषा भी मैंने लिख दिया है, आप कोई एक को लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप दोनों लिखें। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें प्रचुर संख्या में क्रेता और विक्रेता, प्रचुर संख्या में यानी अधिक संख्या में, बिल्कुल एक ही प्रकार की वस्तु के क्रय विक्रय में लगे रहते हैं तथा जो एक दूसरे के अत्यंत निकट संपर्क में आपस में स्वतंत्रता पूर्वक वस्तु का क्रय विक्रय करते हैं। यानी ये भी वही है कि यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन में ये होता है कि किसी पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, कोई भी क्रेता और विक्रेता आपस में प्रतियोगिता कर सकते हैं और बाजार कीमत पर जो डिसाइड होता है उसके आधार पर अपना सामान को बेचते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता की दशाएं या विशेषताएं। सबसे पहला है फर्म या विक्रेताओं की अधिक संख्या। देखिए, आप पॉइंट यदि याद कर लोगे तो इसका डिटेल अपने आप अपने मन से भी लिख सकते हो। पूर्ण प्रतियोगिता की पहली विशेषता है कि बहुत सारी फर्म होती हैं या बहुत सारे यहाँ पर विक्रेता होते हैं। इनकी संख्या क्या होगी? बहुत अधिक होगी। किसी वस्तु को बेचने वाले विक्रेताओं की संख्या इतनी अधिक होती है कि किसी एक फर्म द्वारा पूर्ति की जाने वाली वृद्धि या कमी का बाजार की पूर्ति पर बहुत ही कम प्रभाव पड़ता है। अतः कोई अकेली फर्म वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। इसलिए यह कहा जाता है कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म कीमत स्वीकारक होती है। अभी मैंने बताया था ना कि पूर्ण प्रतियोगिता में जो फर्म होती है वो कीमत स्वीकारक होती है, यानी उसको जो बाजार में कीमत डिसाइड हो जाती है उसके आधार पर ही इन्हें अपनी बेचना पड़ता है। एक अकेला फर्म या एक अकेला दुकानदार कीमत को निर्धारित नहीं करता। दूसरा पॉइंट है हमारा क्रेताओं की अधिक संख्या। देखो, पहला पॉइंट भी इजी था, विक्रेताओं की अधिक संख्या, और दूसरा है क्रेताओं की संख्या भी कैसी होगी? अधिक होगी। केवल विक्रेताओं की संख्या अधिक नहीं होती, क्रेताओं की संख्या भी बहुत अधिक होती है। इसके अनुसार एक व्यक्तिगत फर्म की तरह एक व्यक्तिगत क्रेता भी वस्तु की कीमत को प्रभावित करने में सक्षम नहीं होता। व्यक्तिगत मांग में होने वाली वृद्धि या कमी का कुल बाजार मांग पर बहुत ही कम प्रभाव पड़ता है। इसीलिए पूर्ण प्रतियोगिता में व्यक्तिगत क्रेता भी कम कीमत स्वीकारक होता है। यहाँ क्रेता भी कीमत स्वीकारक होता है, उसको भी जो पूरा बाजार का भाव चलता है उसके अनुसार खरीदना पड़ता है, क्योंकि क्रेता भी ये नहीं बोल सकता कि नहीं नहीं मैं इतने में ही वस्तु खरीदूंगा, क्योंकि बाजार में तो बहुत सारे खरीदने वाले हैं, आप नहीं खरीदोगे दूसरा खरीद लेगा। टमाटर वाला बोल रहा है 20 रुपए किलो ले लो, आप अड़ थोड़ी सकते हो कि नहीं नहीं भैया मैं तो 10 में ही लूंगा, वो आपको थोड़ी ना बेचेगा, उसके पास बहुत सारे खरीदने वाले हैं तो वो अपनी कीमत को कम नहीं करेगा। वस्तुओं का समरूप होना, ये तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है। पूर्ण प्रतियोगिता की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि विभिन्न फर्म द्वारा उत्पादित वस्तुओं में समरूपता का गुण होता है। उत्पादन में समरूपता होने के कारण विक्रेता बाजार में प्रचलित मूल्य से अधिक कीमत नहीं ले सकेगा, क्योंकि क्रेता दूसरे विक्रेताओं से वस्तुएं खरीद लेगा। यानी ये मान लिया जाता है कि मान लो आप एक शैम्पू खरीद रहे हैं किसी एक ब्रांड का, मान लो प्रोटीन शैम्पू खरीद रहे हैं, तो बाजार में ऐसे 10 प्रोटीन शैम्पू हैं। यदि इसने कीमत बढ़ाया तो आप ये प्रोटीन शैम्पू खरीद लेंगे, और ये दोनों ने अपना रेट बढ़ाया तो आप तीसरी कंपनी का प्रोटीन शैम्पू खरीद लेंगे। तो पूर्ण प्रतियोगिता में ये माना जाता है कि ये जो वस्तुएं होती हैं लगभग नहीं समरूप ही होती हैं। यदि क्रेता चाहे यदि कीमत आप बढ़ा देंगे तो वो दूसरी कंपनी का शैम्पू खरीद सकता है। चौथा पॉइंट है हमारा पूर्ण ज्ञान। क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार में प्रचलित कीमत की पूरी जानकारी होती है। क्रेता को इस बात का पूर्ण ज्ञान होता है कि भिन्न भिन्न विक्रेता वस्तु को किस कीमत पर बेच रहे हैं। ऐसे ज्ञान और सजगता के फलस्वरूप बाजार में वस्तु की एक ही कीमत पाई जाती है। अब आपको पूरे बाजार का ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान है बाजार का, तो क्या आपको कोई मूर्ख बना सकता है? नहीं बना सकता। टमाटर का भाव 20 चल रहा है और आपके स्थानीय बाजार में कोई टमाटर वाला है वो 30 रुपए बेच रहा है, तो आप तुरंत कहेंगे नहीं बाजार का भाव 20 है, उसको किस भाव पे बेचना पड़ेगा? 20 रुपए। यानी यहाँ पर क्रेता और विक्रेता दोनों को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। अगला है फर्म का स्वतंत्र प्रवेश व छोड़ना।
पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में किसी उद्योग में कोई भी फर्म प्रवेश कर सकती है, यानी कोई भी अपना नया उद्योग स्थापित कर सकता है अथवा पुरानी फर्म उस उद्योग को छोड़ सकती है। यानी कोई प्रतिबंध नहीं होता। फर्मों के प्रवेश और छोड़ने पर किसी प्रकार का कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं होता। कोई भी अपना नया फर्म खोल सकता है और अपने फर्म को बंद भी कर सकता है। इसके अलावा भी मैंने लिख दिया है यहाँ पे पॉइंट, पूर्ण गतिशीलता, यानी ये मान लिया गया है कि उत्पादन के कारक कैसे होते हैं, पूर्ण गतिशील। ये भी एक पॉइंट है। अतिरिक्त यातायात लागत का अभाव, ऐसा माना जाता है कि पूर्ण प्रतियोगिता में यातायात लागत नहीं होती। स्वतंत्र निर्णय लेना या प्रतिबंधों का अभाव। क्रेता और विक्रेता में किसी भी वस्तु के उत्पादन, उसकी मात्रा और कीमत के संबंध में कोई समझौता नहीं होता, कोई प्रतिबंध नहीं होता। सब कैसे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी 5 पॉइंट अच्छे से याद कर लीजिए। एक पॉइंट पूर्ण प्रतियोगिता के संदर्भ में और महत्वपूर्ण था, मैंने इसको लिख दिया है। यदि आप चाहो तो इसके पॉइंट भी, यदि आपका प्रश्न छोटा हो रहा है तो लिख सकते हो। पहले प्रश्न में भी आप इसका उत्तर लिख सकते हो। क्या पूर्ण प्रतियोगिता काल्पनिक है? पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं वास्तविक जीवन में देखने में नहीं मिलती, इसीलिए यह एक काल्पनिक दशा कही जाती है। वास्तव में जो हमारा बाजार है वो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार नहीं है, क्योंकि क्या आपको बाजार में बहुत सारे क्रेता और विक्रेता होते हैं? नहीं होते। वस्तुओं का समरूप होना, क्या प्रोटीन शैम्पू 10 प्रकार के यदि बन रहे हैं और पूरे 10 प्रोटीन शैम्पू एक से हो सकते हैं? हर कंपनी अलग अलग तरह का प्रोटीन शैम्पू बनाती है और सबके रेट कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो कहने का मतलब है कि हर चीज समरूप नहीं हो सकती। आप साबुन ही देख रहे हैं, नहाने का साबुन, यदि ग्लिसरीन साबुन आप देख रहे हैं तो 10 कंपनियां हैं, 10 बोलेंगी ग्लिसरीन साबुन है और सबके रेट कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसी प्रकार है फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन। इतना आसान नहीं होता फर्म को खोलना और फर्म को बंद करना। चौथा पॉइंट भी अवास्तविक है, काल्पनिक है कि बाजार का पूर्ण ज्ञान। यदि आप कहीं स्थानीय बाजार में हैं और आपके पास में यदि कोई बड़ा शहर है, तो क्या आपको वहां के बाजार के रेट का पता होगा? या आपके ही शहर में 25 दुकान है, क्या आपको 25 दुकान के गेहूं का भाव पता होगा? नहीं पता होगा। तो इस तरह से ये जो पूर्ण प्रतियोगिता है, ये क्या मान ली जाती है, एक काल्पनिक अवस्था है ना। हमारा तीसरा प्रश्न है, बाजार मूल्य तथा सामान्य मूल्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। बाजार मूल्य क्या है? पहले तो अपन ये देख लेते कि बाजार मूल्य क्या है। नाम से ही आप देख लीजिए, बाजार मतलब ऐसा मूल्य जो बाजार में उपलब्ध रहता है या प्रचलित रहता है। अल्पकाल में किसी समय और स्थान विशेष पर बाजार में किसी वस्तु के वास्तविक प्रचलित मूल्य को हम बाजार मूल्य कहते हैं। ये जो बाजार मूल्य होता है, यही वास्तविक मूल्य होता है जिस पर हम सामान खरीदते हैं। जो हम टमाटर, आलू, भट्टा और गेहूं चावल खरीदते हैं ना, वो किस मूल्य पर खरीदते हैं? बाजार मूल्य। यानी जो वास्तविक मूल्य होता है वो कौन सा होता है? बाजार मूल्य। दूसरा प्रकार है मूल्य का सामान्य मूल्य। सामान्य मूल्य दीर्घकालीन होता है। सामान्य मूल्य उस मूल्य को कहते हैं जिसका निर्धारण वस्तु की मांग एवं पूर्ति की स्थायी शक्तियों के द्वारा होता है, दीर्घकाल में होता है। यानी ये अल्पकालीन मूल्य नहीं है, ये अल्पकालीन मूल्य है। और ये कैसा मूल्य है? दीर्घकालीन। ये वास्तव में नहीं पाया जाता, ये काल्पनिक है। वास्तविक मूल्य कौन सा होता है? बाजार मूल्य। हम इसमें अंतर देख लेते हैं। पहला है हमारा बाजार मूल्य अति अल्पकालीन मूल्य है और ये सामान्य मूल्य दीर्घकालीन मूल्य है। अगला है बाजार मूल्य मांग और पूर्ति की शक्तियों का अस्थायी संतुलन है। ये देखिए, अस्थायी संतुलन है, यानी ये बदलता रहता है, ये बदलता रहता है। और ये मांग और पूर्ति का स्थायी संतुलन है, यानी ये बार बार नहीं बदलता, ये मूल्य बार बार नहीं बदलता। सामान्य मूल्य जैसे सरकार घोषित करती है कि इस साल गेहूं का जो सामान्य मूल्य होगा या समर्थन मूल्य होगा वो 5,000 रुपए है। यानी ये 5,000 जो भी गेहूं का दाम होगा, या 6,000 हो जाएगा या 4,500 हो जाएगा। बाजार मूल्य जिस पर हम वस्तु खरीदते हैं, और सामान्य मूल्य ऐसा होता है जो लंबे समय में, बहुत अधिक समय के लिए डिसाइड हो जाता है कि हाँ, इसका मूल्य, सामान्य मूल्य इतना होना चाहिए। बाजार मूल्य किसी समय विशेष में प्रचलित वास्तविक मूल्य होता है। जो वास्तविक मूल्य होता है वो कौन सा होता है? बाजार मूल्य। और सामान्य मूल्य काल्पनिक होता है, जो व्यवहार में कभी देखने में नहीं आता।
आपने भी नहीं सुना होगा, आपने पूछा क्या कभी गेहूं का सामान्य मूल्य क्या है और बाजार मूल्य क्या है? आपने सुना ही नहीं होगा। वो तो आप अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं इसलिए आपको ये पता चल रहा है कि ये सामान्य मूल्य जैसी भी कोई चीज है। वास्तव में तो हम जो भी सामान खरीदते हैं किस पे खरीदते हैं? बाजार मूल्य पर खरीदते हैं। अगला पॉइंट है बाजार मूल्य परिवर्तनशील होता है, अर्थात दिन में कई बार बदल सकता है। सुबह टमाटर का भाव 20 रुपए हो सकता है, दिन में 25 हो सकता है और शाम को 15 रुपए भी हो सकता है। यानी टमाटर का मूल्य दिन में 3 बार बदल सकता है। इसी प्रकार हर वस्तु, उदाहरण मैंने टमाटर का बताया, यानी कहने का मतलब है हर चीज का जो बाजार मूल्य है वो परिवर्तित हो सकता है, जबकि सामान्य मूल्य कैसा होगा? स्थिर होगा। बाजार मूल्य के निर्धारण में मांग का प्रमुख एवं सक्रिय प्रभाव होता है, जबकि पूर्ति निष्क्रिय होती है। देखिए यहाँ एक ही बात स्पष्ट है, जब अल्पकाल, बाजार मूल्य कैसा होता है? अल्पकाल। अल्पकाल में, अल्पकाल का मतलब है 2-3 दिन का समय या बहुत कम समय। अब अचानक से 3 दिन बहुत कोई फंक्शन शहर में हो जाए, कोई रैली हो जाए या शादी हो जाए, तो उस वक्त जो प्रमुख होगी वो क्या होगी? मांग होगी। तो यदि मांग ज्यादा है, शादियों के सीजन में देखिए आप सब्जी भाजी, दूध, पनीर, खोआ, सबके रेट क्या हो जाते हैं? बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। उस वक्त शादी में पूर्ति पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाती, क्योंकि ये 2-3 दिन, 4 दिन के अचानक की डिमांड रहती है। तो यहाँ पर बाजार मूल्य में जो प्रभावशाली होता है वो क्या होता है? मांग। जबकि सामान्य मूल्य में जो अधिक प्रभावशाली होता है वो पूर्ति होता है। सामान्य मूल्य में पूर्ति क्यों होगा? लंबा समय है तो पूर्ति, यानी हम उसके अनुसार फिर तैयारी कर सकते हैं कि आने वाली 10 और 15 तारीख को बहुत अधिक शादियां हैं, आने वाले 2 महीने बाद। तो जो खोआ वाले हैं, डेयरी वाले हैं, वो उस तारीख के लिए किसी बाहर के शहर से खोआ मंगवा लेंगे या पनीर मंगवा लेंगे। तो सामान्य मूल्य क्या होता है? इसमें पूर्ति अधिक प्रभावशाली होती है, जबकि बाजार मूल्य में मांग का प्रभाव अधिक होता है। इस प्रकार से आप ये पूरे अंतर देख लीजिए, बहुत आसान है। बाजार मूल्य ही वास्तविक मूल्य है और सामान्य मूल्य काल्पनिक मूल्य है। और ये मुख्य अंतर है कि ये अल्पकालीन है और ये दीर्घकालीन है। अगला हमारा प्रश्न है, पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण को चित्र के द्वारा समझाइए। पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण मतलब कीमत का निर्धारण कैसे होता है? इसको हमको किससे बताना है? चित्र की सहायता से। पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की कीमत बाजार मांग और बाजार पूर्ति के द्वारा निर्धारित होती है। यदि हम बाजार में देखें कि बाजार में जो मांग कितनी हो रही है और पूर्ति कितनी हो रही है, उसी के अनुसार ही वस्तु की कीमत का निर्धारण होगा। बाजार मांग किसे कहेंगे? बाजार मांग से अभिप्राय किसी वस्तु के लिए मांग के कुल जोड़ से है, जो बाजार में सभी क्रेताओं के द्वारा की जाती है। देखिए मांग का मतलब है जो भी वस्तु को हम मांग करते हैं, और बाजार मांग का मतलब क्या होगा? आपका जो शहर है, पूरे शहर के जितनी मांग है, पूरे बाजार में जितने लोगों ने खरीदा, उसकी मांग को हम जोड़ देंगे तो हम उसको क्या कहेंगे? बाजार मांग कहेंगे। ऐसे ही बाजार पूर्ति से अभिप्राय किसी वस्तु की पूर्ति के कुल जोड़ने से है, जो बाजार के सभी फर्मों के द्वारा की जाती है। यदि आपके शहर में 15 फर्म शैम्पू बेच रही हैं, तो पूरी 15 फर्म के जो शैम्पू हैं उनकी पूर्ति को हम जोड़ देंगे तो वो कहलाएगी बाजार की पूर्ति। बाजार संतुलन कैसे होगा या मूल्य संतुलन कैसे होगा? बाजार संतुलन तब प्राप्त होगा जब बाजार में प्रचलित कीमत पर मांगी गई मात्रा पूर्ति के बराबर हो। यानी बाजार मांग और बाजार पूर्ति आपस में बराबर होगी, तब हमको क्या प्राप्त होगा? बाजार संतुलन या मूल्य का निर्धारण यही होगा। हमारा प्रश्न कह रहा है, पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण को चित्र के द्वारा समझाइए। तो अर्थशास्त्र में चित्र बिना अनुसूची या तालिका के तो नहीं बन पाता है, तो इसके लिए हम पहले इसकी अनुसूची या तालिका समझ लेते हैं। वस्तु का मूल्य, वस्तु का मूल्य ये है, और वस्तु की मांग। हमने देखा कि मूल्य का निर्धारण मांग और पूर्ति के द्वारा होता है। तो वस्तु के मूल्य और मांग में कैसा संबंध होता है? उल्टा संबंध होता है। अपन ने मांग का नियम पढ़ा था ना कि वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो वस्तु की मांग कम होती है। यहाँ कीमत हमारी दी हुई है 5 रुपए, तब वस्तु की मांग कैसी है? कम है। और जैसे जैसे कीमत कम हो रही है तो वस्तु की मांग बढ़ती जाती है। ये हमने मांग के नियम में समझा था कि मूल्य और मांग का
उल्टा संबंध होता है। मूल्य बढ़ता है तो मांग कम होती है, या मूल्य घटता है तो मांग बढ़ती है। इसी प्रकार हमको मूल्य निर्धारण के लिए पूर्ति का ज्ञान होना भी जरूरी है। मूल्य से पूर्ति का कैसा संबंध होता है? सीधा संबंध होता है। ये देखिए, मूल्य 5 रुपए है तो पूर्ति भी 5 रुपए है। जैसे जैसे मूल्य कम होता जा रहा है, पूर्ति भी कम होती जा रही है। ये देखिए, यहाँ पे वस्तु का मूल्य 1 हो गया, पूर्ति कितनी हो गई? 1 हो गई। तो इस तरह से हमने देखा कि कीमत बढ़ने और घटने से मांग और पूर्ति का उल्टा संबंध है। परंतु जब हम मूल्य निर्धारण की बात करते हैं तो मूल्य निर्धारण जो होगा वो 3 पे होगा। 3 पे क्यों होगा? जब वस्तु का मूल्य 3 हो, क्योंकि 3 रुपए मूल्य पे वस्तु की मांग 30 रुपए होगी और वस्तु की पूर्ति भी कितनी होगी? 30 होगी। इस तरह से जो बाजार का संतुलन है, मूल्य निर्धारण है या संतुलन मूल्य है, वो होगा हमारा 3। ये जो आपको ऊपर दिख रहा है, ये अतिरिक्त पूर्ति है। ऊपर का जो क्षेत्र है ये कहलाता है अतिरिक्त पूर्ति। इसका और प्रश्न भी आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, प्रश्न बैंक में है आपके अगले चैप्टर में, अतिरिक्त पूर्ति। ये जो ऊपर वाला है ये कहलाता है अतिरिक्त पूर्ति। क्यों कहलाता है अतिरिक्त पूर्ति? आप देखिए, यहाँ पे मांग कितनी है? कम है, और यहाँ पूर्ति अधिक है। इसीलिए ये जो ऊपर वाला क्षेत्र कहलाता है, ये कहलाता है अतिरिक्त पूर्ति का। और नीचे वाला जो क्षेत्र है ये कहलाता है अतिरिक्त मांग का। अतिरिक्त मांग क्यों? क्योंकि यहाँ पर कीमत कम है। यहाँ कीमत कम है तो यहाँ मांग ज्यादा है। इसलिए ये जो नीचे वाला क्षेत्र है ये अतिरिक्त मांग का है। यहाँ कीमत ज्यादा है तो यहाँ पूर्ति ज्यादा है। तो आप इससे ध्यान रखिए कि यहाँ पर ये कीमत ज्यादा है तो पूर्ति ज्यादा है, तो ऊपर वाला क्षेत्र क्या हो गया हमारा? अतिरिक्त पूर्ति का। नीचे कीमत कम है तो मांग ज्यादा है, तो ये वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा? अतिरिक्त मांग का। और बाजार संतुलन किस में होगा? जिस मूल्य पर वस्तु की मांग और पूर्ति आपस में बराबर हो उसे हम बाजार संतुलन कहते हैं। अब इसी को हम चित्र में समझ लेते हैं, क्योंकि हमको चित्र से समझाना है। वस्तु का मूल्य हमने y अक्ष में ले लिया, ये देखिए, और मांग की मात्रा हमने ले ली। ये देखिए, 5 रुपए पे मांग कितनी हुई हमारी? 10 रुपए। 4 रुपए में 20 रुपए, 3 में 30 रुपए, 2 में कितनी मांग है हमारी? 2 रुपए, यानी मांग हमारी बढ़ गई, 40 हो गई। जब वस्तु का मूल्य 1 हो गया तो हमारी मांग कितनी हुई? 50। तो इस तरह से इन बिंदुओं को मिलाने से जो हमको वक्र प्राप्त होगा, ये हमने मांग वक्र में पढ़ चुके हैं पिछले अध्याय में। ये है हमारा मांग वक्र। अब दूसरा है हमारा पूर्ति वक्र, बना लेते हैं इसी में हम। वस्तु का मूल्य 5 है, तब पूर्ति कितनी है? देखो, कीमत ज्यादा है। 1 मिनट, इसको मैं साफ कर दूं। पूर्ति से क्या हुआ? 5 है तो पूर्ति भी कितनी? 50 होगी। कीमत ज्यादा में पूर्ति अधिक होती है। 4 रुपए में 40, 3 रुपए में 30, 2 रुपए में 20 और 1 रुपए में 10। ये मैंने मिला दिया, ये हो गया हमारा सप्लाई कर्व। ये हमारा डी वक्र और ये था हमारा एस वक्र। तो इस तरह से हमने देखा कि जिस बिंदु पर मांग वक्र और पूर्ति वक्र दोनों जिस बिंदु पर मिलते हैं, यही हमारा कहलाता है साम्य कीमत या संतुलन मूल्य। अब आप समझ गए होंगे कि ये देखिए, 3 रुपए में मैंने कहा था ना, 3 रुपए और 30 मांग है यहाँ पे और 30 पूर्ति है। इस बिंदु पर ही साम्य मूल्य होगा। यहाँ पर अधिक पूर्ति होगी। अधिक पूर्ति क्यों होगी? ये देखिए, 5 और 4, यहाँ कीमत अधिक है तो पूर्ति यहाँ पे अधिक होगी। यहाँ कीमत कम है, 2 रुपए 1 रुपए है, तो यहाँ पे क्या होगा? अधिमांग। जब चीजें सस्ती मिलेंगी तो इस क्षेत्र में हमारी मांग अधिक होगी और कीमत अधिक होगी ऊपर, तो इस क्षेत्र में पूर्ति अधिक होगी। तो इस तरह से हमारा ये जो चित्र है ये अधिपूर्ति है, ये अधिमांग है और ये हमारा साम्य कीमत है। हम रेखा चित्र का विवरण भी हम कम शब्दों में कर दें। डी मांग वक्र है, एसएस पूर्ति वक्र है। देखिए, ये लिख दीजिए, ये एसएस पूर्ति वक्र है, डी वक्र ये है। हमने यहाँ पे एक्स अक्ष में क्वांटिटी ली है और वाई अक्ष में प्राइस लिया है। दोनों बिंदु ए पर एक दूसरे को काटते हैं। जहां बाजार मूल्य
मांग और बाजार पूर्ति दोनों एक दूसरे को काटते हैं या दोनों बराबर होते हैं। ये ई बिंदु कैसा बिंदु है? संतुलन का बिंदु है। संतुलन के बिंदु में जो मूल्य है वो कितना है? 30 रुपए। और संतुलित मांग और पूर्ति की मात्रा कितनी है? 30 है। तो आप यदि चित्र बना रहे हैं तो आप इतने पॉइंट्स में आप इसका विवरण लिख देंगे तो आपको 5 में से 5 पूरे अंक प्राप्त हो सकते हैं। ये हमारा अंतिम प्रश्न है, लाभ अधिकतमीकरण। लाभ मतलब प्रॉफिट, ये तो आप अच्छे से जानते हैं लाभ किसको कहेंगे। अधिकतमीकरण मतलब अधिकतम कब होगा, लाभ अधिकतम कब होगा। तो ये किसके दृष्टिकोण से हमको इसका उत्तर देना है? आप इस प्रश्न को समझने के लिए आप ये मान लीजिए कि आप एक उत्पादक हैं। उत्पादक है मतलब आप एक फैक्ट्री के मालिक हैं और आप किस तरह से उत्पादन करेंगे। निश्चित है, मेरे को पता है यदि आप बड़े होकर आप एक उत्पादक बनेंगे तो आप अपने उद्योग का प्रॉफिट अधिक से अधिक करना चाहेंगे। आप कोई भी उद्योग स्थापित करेंगे, आपका उद्देश्य होगा कि आपका जो उद्योग है वो प्रॉफिट कमाए। तो ये जो प्रॉफिट है ये किस सिद्धांत पे हमको अधिक मिलता है या एक उत्पादक को क्या निर्णय लेना पड़ता है तब उसका लाभ अधिकतम होता है। इसी बात को हम इस प्रश्न के उत्तर में समझेंगे, परंतु चूंकि ये अर्थशास्त्र है यहाँ हम सिद्धांत के रूप में समझेंगे। एक फर्म वस्तु की विशेष मात्रा का उत्पादन तथा विक्रय करती है। आप ये समझ गए होंगे कि कोई भी फर्म है किसी विशेष मात्रा का उत्पादन और विक्रय करेगी। फर्म का लाभ, फर्म के लाभ को यहाँ पे पाई के द्वारा दर्शाया गया। प्रॉफिट को किससे दर्शाया है? इसको हम पाई कहते हैं। इसकी कुल संप्राप्ति तथा कुल उत्पादन लागत के बीच अंतर के रूप में परिभाषित किया जाता है। संप्राप्ति, संप्राप्ति से मतलब सीधे आप लगा लो इनकम, आय से। और लागत यानी जो आपने कॉस्ट जितनी लागत लगाई है, आय है और लागत है, दोनों के अंतर से ही हम लाभ निकालेंगे। लाभ अधिकतम होता है जब कुल संप्राप्ति और कुल लागत के बीच का अंतर अधिकतम होता है। यानी आपने लागत लगाई मान लो 100 रुपए, ये कुल लागत हो गई आपकी, और आपने इसको बेचा 120 रुपए में, तो आपकी संप्राप्ति कितनी हो गई? 120। तो यहाँ प्रॉफिट कितना हुआ आपको? लाभ कितना हुआ? 20 रुपए। हम कुल संप्राप्ति और लागत इनके अंतर को ही हम लाभ कहते हैं। ये 130 रुपए भी हो सकता है, 140 रुपए भी हो सकता है। तो इस तरह से यदि इसका अंतर अधिक होगा तो हमको लाभ अधिक मिलेगा। मान लो यहाँ पर आपकी जो वस्तु है 100 रुपए की है, लागत उसकी 100 रुपए की है और इस वस्तु को आप 300 रुपए में बेच रहे हैं, तो आपका लाभ कितना हो गया? 200 रुपए। यहाँ यही बात कही गई है कि अंतर अधिकतम होगा तो हमारा प्रॉफिट भी अधिक होगा। ये देखिए सूत्र में, लाभ बराबर कुल संप्राप्ति ऋण कुल लागत, यानी आय और लागत। आय अधिक है, जितना अधिक आय होगी हमारा लाभ उतना अधिक होगा। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, MR मार्जिनल रेट और मार्जिनल कॉस्ट, रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, या इसको TR भी कहते हैं, टोटल रेवेन्यू, और टोटल TC भी कहते हैं। देखिए अर्थशास्त्र में यही परेशानी है कि हर बुक में आपको अलग अलग तरीके से ये चीजें दे दी जाती हैं, परंतु आप कंफ्यूज मत हो, आप MR बराबर माइनस MC से ही याद कर लीजिए इसको। यहाँ पे हमारा पाई लाभ है, MR बराबर कुल संप्राप्ति है और MC बराबर है कुल लागत। देखिए आप जो नंबर है वो टोटल 5 है, परंतु आपके लिखने का तरीका इतना अच्छा होना चाहिए कि मजबूरी में टीचर को आपको पूरे में पूरे नंबर देना पड़े। एक उत्पादक का लाभ अधिकतम तब होंगे जब निम्नलिखित शर्तें पूरी होंगी। अर्थशास्त्र के हमने जितने सिद्धांत समझे तो प्रायः सब में आपने देखा होगा मान्यताओं पर आधारित है, मान्यता या शर्तों पर आधारित है। तो लाभ अधिकतमीकरण के लिए भी कुछ मान्यताएं या कुछ शर्तें मानी गई हैं। सबसे पहला है सीमांत संप्राप्ति सीमांत लागत के बराबर होनी चाहिए, तब हमारा लाभ क्या होगा? अधिकतम होगा। सीमांत लागत बढ़नी चाहिए जब MR बराबर MC हो।
यानी जब भी हमको MR बराबर MC बराबर हो, तब MC क्या होना चाहिए, बढ़ता हुआ होना चाहिए, ना कि घटता हुआ। घटता हुआ नहीं होना चाहिए, बल्कि कैसा होना चाहिए, बढ़ता हुआ होना चाहिए। तीसरा है AR यानी कीमत औसत परिवर्ती लागत से अधिक होना चाहिए। यानी हम ये जब 3 कंडीशन यदि हमने फॉलो कर लिया तो हमारी कंपनी प्रॉफिट कमाएगी। ये 3 कंडीशन बहुत जरूरी है लाभ के लिए। केवल जब यह शर्तें पूरी होती हैं तभी सीमांत संप्राप्ति और सीमांत लागत के बीच का अंतर अधिकतम होता है, अर्थात लाभ अधिकतम होता है। यानी आप ये बात ध्यान रखिए, इनको याद कर लीजिए, बहुत सरल ही है, कुछ ऐसा कठिन नहीं है। देखिए, सीमांत संप्राप्ति, सीमांत लागत बढ़नी चाहिए, और यहाँ AR ABC 3 ही चीज है। तो आप 2-3 बार लिख के देख लीजिए, समझ आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता, कठिन नहीं है बिल्कुल। तो केवल यह शर्तें होंगी तभी हम लाभ को अधिकतम कर पाएंगे। इसको समझने के लिए हमको रेखा चित्र तो समझना ही पड़ेगा। सारणी को समझोगे आप तो आसानी से समझ जाओगे कि कंपनी प्रॉफिट कैसे बढ़ाएगी। सबसे पहले हम ये देख रहे हैं, क्यू मतलब ये है हमारा क्वांटिटी, किसी भी वस्तु का हम उत्पादन कर रहे हैं। ये मार्जिनल रेवेन्यू है, यानी हम जो बेच रहे हैं वस्तु, उसका मूल्य कितना है, 12 रुपए है। और MC का मतलब है मार्जिनल कॉस्ट, जो लागत है, सीमांत लागत है। जब आपने किसी वस्तु की पहली इकाई बनाई, यदि वो इकाई को बाजार में बेचा आपने, तो उसकी कीमत कितनी है, 12 रुपए है। परंतु उसकी जो औसत लागत है, सीमांत लागत है, वो हमेशा ज्यादा होगी। आप इसको ऐसे याद कर लीजिए कि जब आप पहली शर्ट सिल रहे हैं तो उसकी लागत बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि आपने मशीन भी खरीदी, कमरा भी लिया किराए पे, मजदूर भी लाए, या सिलाई सीखी होगी, उसमें आपने लागत लगाई होगी। तो हमेशा जो सीमांत लागत है वो शुरू में ज्यादा होती है, जबकि हमको उतनी कीमत उसकी नहीं मिलती। जब हमने दूसरी शर्ट भी बना ली, मान लो इसकी कीमत है सिलाई 12 रुपए, और दूसरे की कॉस्ट क्या हो गई, अब कम हो गई। तो अब आप, अभी हमने पहली शर्त पढ़ी थी कि जब MR बराबर MC हो जाए, हमको उतना ही उत्पादन करना चाहिए। अभी हमने पहली शर्त देखी थी ना, कि जैसे ही हमारा MR बराबर MC हो जाए, वहां पर हमारा लाभ अधिकतम होता है। परंतु यहाँ हमारा लाभ अधिकतम नहीं हो रहा है। आपको दिख रहा है ना कि ये हमको 12 रुपए रेट मिल गया और 12 रुपए लागत लगी, लागत बराबर रेट, यानी हमको यहाँ लाभ हो जाना चाहिए, हमको इतना ही उत्पादन करना चाहिए। तो ये पहली स्थिति है, जब हम 2 शर्टों का मान लो उत्पादन कर रहे हैं, तब MR बराबर MC, मैंने आपको बताया ये 2 शर्ट में MR बराबर MC है। परंतु देखिए, जो MC है ना, बढ़ नहीं रही है। MC क्या हो रही है, गिर रही है। गिर रही है यानी कम हो रही है। पहले MC कितनी थी, 15 थी, और दूसरी कंडीशन में कितनी हुई, 12 हुई। तो यहाँ पे ये जो दूसरी कंडीशन है, ये ठीक नहीं लग रही है। हमको क्या था, MC बढ़ता हुआ होना चाहिए। MC क्या होना चाहिए, बढ़ता हुआ चाहिए, और यहाँ पे क्या हो रहा है, गिर रहा है, 15 से 12 हो गया। अब देखिए यहाँ पर टोटल रेवेन्यू कितना प्राप्त हुआ। टोटल रेवेन्यू हम कैसे निकालेंगे, सिग्मा MR से। टोटल रेवेन्यू यानी कुल आपको कितना पैसा मिला 2 शर्ट बेचने में। ये देखिए, सिग्मा MR मतलब हम इन दोनों को जोड़ दी। ये देखिए यहाँ पे 12 धन 12 बराबर कितना हो गया, 24 हो गया। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब दूसरी चीज आ रही है हमारा TVC बराबर सिग्मा MC। TVC बराबर सिग्मा MC, ये मार्जिनल कॉस्ट। इसको हम जोड़ के क्या निकाल लेंगे, TVC निकाल लेंगे। अब 15 धन 12, हमने लागत कितनी लगा ली भाई, 27 रुपए, और बेचा कितने में, 24 रुपए में। क्या आपको यहाँ लाभ दिख रहा है, ये देखिए, पाई बराबर TR मतलब 24 रुपए का हमने टोटल रेवेन्यू मिला हमको बेचने से, और हमारी टोटल कॉस्ट जो थी वो कितनी है, 27 रुपए। यानी सामान हमारा बिक रहा है 24 रुपए का, और लागत लग गई हमारी 27। यहां से देख लीजिए, ये हमको बेचने से 24 रुपए मिला है, और लागत हमारी लग गई 15 धन 12 यानी 27 रुपए। तो हमको यहाँ पे लाभ नहीं हो रहा है, यहाँ हमको क्या हो रही है, हानि हो रही है। 3 रुपए ज्यादा खर्च हो गए हमारे। तो ये जो उत्पाद 2 शर्ट बना के हमको अपना उत्पादन नहीं बंद करना चाहिए, क्योंकि यहाँ हमारा लाभ नहीं हो रहा है,
यहाँ हमारी क्या हो रही है? हानि। तो ये पहली कंडीशन है जब एम आर बराबर एम सी है, परंतु आप अपना उत्पादन यहाँ बंद नहीं करेंगे। हम अपना उत्पादन यहाँ बंद नहीं करेंगे, हम और आगे तक जाएंगे। हम उत्पादन को और अधिक आगे तक देखते हैं, तो हमको और कंडीशन प्राप्त होगी। पहली कंडीशन में हम देख रहे थे कि यहाँ पर एम आर बराबर एम सी था और यहाँ हमको घाटा हो रहा था, तो यहाँ हम उत्पादन नहीं बंद करेंगे। हमने और इकाई बनाना चालू किए। ये 3, 4, 5, 6, 8, 9 सभी इकाई की जो रेट है ये देखिए 12 दिख रहा है। हर एक इकाई कितने की है? 12 रुपए की है। मार्जिनल कॉस्ट यानी जो सीमांत लागत है ये देखिए अब कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम हो रही है, 12 तक पहुंच गए हैं। सीमांत लागत कम हो रही है। कहाँ पहुंच गए हम? 12 में। ये देखिए 10 इकाई पे पुनः हमको एक कंडीशन प्राप्त हुई जब मार्जिनल रेट और मार्जिनल कॉस्ट बराबर है। पहली शर्त थी ना हमारी एम आर बराबर एम सी होना चाहिए, और दूसरी शर्त क्या थी? एम सी बढ़ता हुआ होना चाहिए। यहां तक तो 12 तक तो घट रहा था, अब देखिए यहाँ पे ये बढ़ रहा है। एम सी क्या हो रहा है? यहाँ से बढ़ रहा है। 12 से ये क्या हो गया हमारा? 15 हो गया। यानी दो कंडीशन हमको यहाँ पे अपनी फेवर की मिल गई कि एम आर बराबर एम सी भी हो गया और एम सी यहाँ पे बढ़ने लगा। यहां तक तो घट रहा था, अब यहाँ पे बढ़ रहा है। ये देखिए कंडीशन 2, जब उत्पाद 10 पे हो, ये 10 इकाई पे है, यहाँ पर एम आर बराबर एम सी है, और दूसरी कंडीशन देखिए एम सी यहाँ पर बढ़ रही है। अब हम निकालें टी आर, टोटल रेवेन्यू। कितनी इकाई तक का हमको निकालना है? 10 इकाई तक का। तो हम 10 बार 12 को जोड़ लेंगे, यानी हमको 10 इकाई बेचना है, तो कितने का सामान हमारा बिका? 120 रुपए का। टोटल हमको पैसा कितना प्राप्त हुआ? 120 रुपए, क्योंकि हमने 10 इकाई बेची। अब टीवीसी निकाल लें अपन। यहां से क्या निकलेगा हमारा? टीवीसी। टीवीसी हम निकाल लिए। टीवीसी सिग्मा एमसी, ये एमसी है, इनको जोड़ लेते हैं अपन। इनको जोड़ के हम टीवीसी निकाल लेते हैं यहां तक। ये मैंने यहाँ पे जोड़ लिया। 15 धन 12 धन 10 धन 9, ये 12 तक हो गया। टोटल कितना आ गया? लागत हमारी 100 रुपए। हमारा सामान कितने का बिक रहा है? 120। यहाँ इनको हमने जोड़ा ना 10 तक, तो कितना आ गया था हमारा? 120। और हमारी जो लागत आ रही है 10 तक, वो कितनी आ रही है? 100। अब आपको यहाँ पे सीधे अंतर दिख जाएगा कि 100 रुपए 20 रुपए हमको प्राप्त हो रहे हैं और हमने लागत कितनी लगाई है? केवल 100 रुपए। तो हमको लाभ कितना मिला? 20 रुपए। तो यहां आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारा लाभ अधिकतम कब हो रहा है? जब एम आर बराबर एम सी है, और दूसरी कंडीशन जब एम सी बढ़ती हुई आने लगेगी, उसी बिंदु तक हमको उत्पादन, यहाँ पर हमको उत्पादन रोक देना चाहिए। जो हमारा लाभ होगा अधिकतम कहाँ होगा? 10 पे होगा। 10 पे हमारी 12 रुपए की कीमत और 12 रुपए लागत। एक बार फिर से दोनों चित्र को देख लीजिए। पहली कंडीशन हमने निकाली थी 2 पे, यहाँ पे हमको कितने रुपए का हानि हो रही थी? 3 रुपए की हानि। और दूसरी कंडीशन हमने देखी 10 रुपए पे। 10 रुपए में हमको कितना लाभ मिल रहा है? 20 रुपए। देखिए एक दो बार इत्मीनान से तालिका को देखेंगे ना, कठिन कुछ भी नहीं होता है। हो सकता है आपको कठिन लगे तो आप ये प्रश्न को छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपके पास 5 प्रश्न हैं। 5 प्रश्न में आप 4 प्रश्न भी अच्छे से तैयार कर सकते हैं। परंतु यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप कोशिश कर लीजिए। चूंकि प्रश्न बैंक में दिया था तो मैंने कोशिश की है समझाने की। यदि आप एक दो बार में समझ लेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा ये प्रश्न हल करने में। तो हम पहली जो स्थिति है यहाँ पे, इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये जो पहली कंडीशन है इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमको 3 रुपए का ऋण, 3 रुपए का नुकसान था। जबकि स्थिति 2 हमारे लिए बहुत सही है। यहाँ पे हमको 20 रुपए का अधिकतम लाभ प्राप्त हो रहा है। अब इसी को हम तालिका में बना देंगे। रेखा चित्र में, रेखा चित्र बहुत वैसा बनाने की जरूरत नहीं है, वैसे ही जैसे मैंने पहले सिखाया था आप इसको एक दो बार बना लीजिए। ये मार्जिनल कॉस्ट है, ये वाला जो मार्जिनल कॉस्ट है यहाँ पे आपने मान लिया 15 रुपए, है ना। और 15 से पहले ये कम होती जा रही है, 8 तक पहुंच गई, और फिर 8 के बाद 10, 12 और ये 15। यहाँ पे हमारा 12 है, और यहाँ पर भी हमको क्या मिली थी? 12 मिली थी।
L1 में जो हमारी 2 था और L2 में हमारी 10वीं इकाई है। देखिए 2 बार यहाँ पे बराबर हो रहा है MC। MC बराबर ये हमारा AR और बराबर MR है। इसमें मान लिया जाता है कि AR बराबर MR है, यानी ये कीमत कैसी है हमारी, स्थिर है। वो तो आपको भी दिख रही है कीमत स्थिर है कि नहीं है, ये देखिए 12। तो कीमत स्थिर का डंडा तो ये हो गया 12 रुपए का। तो ये 2 बार संतुलन में आया हमारे, एक बार आया दूसरी इकाई पे और दूसरी बार आया हमारा 10वीं इकाई पे। ये 2 बार काट रहा है, लेकिन ये वाले जो क्षेत्र है यहाँ पर हमको उत्पादन नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे हमको हानि हो रही है। हमें उत्पादन कहाँ करना है, OPQ2L2, ये जो बड़ा क्षेत्र मिल रहा है हमको उत्पादन यहाँ करना है। तब हमारा लाभ कितने रुपए प्राप्त होगा, 20 रुपए प्राप्त होगा। तो इस तरह से आप, सिंपल है, इस चित्र को 1-2 बार बना लीजिए। देखिए यहाँ पे सीधे P को फिक्स कर दो, AR बराबर MR आप लिख दीजिए, और ये जो U आकार का आपने बना दो MC, यहाँ पे 2 बार दूसरी इकाई पे और 10वीं इकाई पे टच कर दो। और ये वाला क्षेत्र में हमको हानि हो रही है, इसलिए हम दूसरी इकाई पे नहीं करेंगे उत्पादन, हम उत्पादन करेंगे इस वाली इकाई पे। यहाँ पे हमको 20 रुपए का फायदा हो रहा है। तो चित्र में इस मान्यता पर खींचा गया है कि एक फर्म के लिए AR स्थिर है। AR यानी कीमत कैसी है, स्थिर है, तथा PO के समान है। ये जो PO है ना, कीमत PO के समान है। यह पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में होता है। स्थिर AR का अर्थ है स्थिर MR, मार्जिनल रेट। AR एवरेज रेट और मार्जिनल रेट दोनों आपस में बराबर हैं, तथा दोनों को क्षैतिज सरल रेखा के द्वारा दर्शाया गया है, जो X अक्ष के समानांतर है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे, और यदि समझ में नहीं आया है तो आप 2-3 बार कोशिश करो, और नहीं आ रहा है तो शुरू के 4 प्रश्न ज़्यादा अच्छे से तैयार कर लो। तो ये आपकी 4th इकाई थी, मैं 3rd इकाई का भी बनाऊँगी।